हेलो एंड गुड इवनिंग, न्यूज रूम लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कंचन जयसवानी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं लखनऊ से आ रही बड़ी और अहम खबर के साथ। बीजेपी दफ्तर में इस वक्त पार्टी की तरफ से अहम बैठक जारी है। आपको बता दें, पंचायत चुनाव को लेकर यह बैठक काफी अहम मानी जा रही है। लखनऊ से बड़ी खबर, बीजेपी मुख्यालय में बैठक चल रही है। प्रत्याशियों के नाम को लेकर मंथन हो रहा है। जिला पंचायत सदस्य के उम्मीदवारों को लेकर चर्चा अब भी जारी है। आज उम्मीदवारों का ऐलान कर सकती है भारतीय जनता पार्टी। लखनऊ से बड़ी खबर, पंचायत चुनाव को लेकर बीजेपी की बैठक जारी है। बीजेपी मुख्यालय में ये बैठक चल रही है। उम्मीदवारों के नाम का आज ऐलान भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया जा सकता है। साथ ही आपको बता दें, जिला पंचायत सदस्य के उम्मीदवारों को लेकर ये अहम चर्चा चल रही है। लखनऊ से बड़ी खबर, जहां पंचायत चुनाव को लेकर बीजेपी दफ्तर में अहम बैठक जारी है। जिला पंचायत सदस्य के उम्मीदवारों को लेकर चर्चा हो रही है। उम्मीदवारों का ऐलान कर सकती है आज भारतीय जनता पार्टी। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं एसके वाजपेयी, हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए। एसके, क्या जानकारी मिल पा रही है? ये बैठक अभी चल रही है बताया जा रहा है, और आज पार्टी जो है प्रत्याशियों के नाम घोषित कर सकती है। बिल्कुल, हम देखें जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर पूरी तरीके से एक्शन मूड में चल रही है। लगातार जहां पार्टी पहले जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और तहसील स्तर पर मीटिंगें कर चुकी है, अब जो सूची उनके क्षेत्रीय अध्यक्षों ने तैयार की है अपने अपने क्षेत्र की, उन क्षेत्रीय अध्यक्षों के साथ बीजेपी की बैठक चल रही है, जो कि प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, उसके अलावा प्रदेश संगठन महामंत्री सुनील बंसल, उसके अलावा प्रदेश उपाध्यक्ष, जितने भी उत्तर प्रदेश के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं वो इस बैठक का हिस्सा है, और प्रदेश भर के सभी क्षेत्रीय अध्यक्षों को बुलाया गया है। लेकिन जहां तक सूची का सवाल है, जो पहले और दूसरे चरण के जो चुनाव होने हैं उत्तर प्रदेश में, उनकी सूची को लेकर चर्चा हो रही है, और बहुत ज्यादा उम्मीद यह है कि बीजेपी जो पहले दो चरणों के चुनाव होंगे, मतलब पहले 18 जिलों के और दूसरे 20 जिलों के, इन दोनों चरणों के 38 जिलों की सूची आज बीजेपी जारी कर सकती है, क्योंकि उसको लेकर क्षेत्रीय अध्यक्षों के साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश पदाधिकारियों की लगातार बैठक जारी है और मंथन चल रहा है। कहीं ना कहीं वो कोशिश की जा रही है जिसमें इस सूची को फाइनल रूप आज दे दिया जाए, ताकि जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं वो मैदान में जाकर डटकर प्रचार करें और कहीं ना कहीं विपक्ष को एक जवाब दें। क्योंकि बीजेपी कोशिश ये कर रही है कि 2022 से पहले जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव हो रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं एक तरीके का लिटमस टेस्ट है, और इस लिटमस टेस्ट में कहीं ना कहीं बीजेपी चाहती है कि सर्वाधिक अंक उसको मिले, ताकि 2022 के चुनाव में बेहतर परफॉर्मेंस दी जा सके। और बीजेपी की कोशिश भी यही होगी कि गांव स्तर तक बीजेपी का जो नेटवर्क है वो प्रधानों के जरिए, बीडीसी के जरिए, या फिर ब्लॉक प्रमुख के जरिए, या फिर जिला पंचायत सदस्यों के जरिए पूरी तरीके से मजबूत हो, जिसको लेकर मंथन का दौर चल रहा है। जो अभी तक की चीजें बैठक से निकलकर सामने आई हैं, उसमें एक चीज साफ है कि बीजेपी जहां प्रधान और जिला और सदस्य ग्राम पंचायत को लेकर समर्थन देगी, जो प्रत्याशी लड़ेंगे उनमें बीजेपी चॉइस करेगी, और जिसको भी बीजेपी समर्थन देगी वो पार्टी की तरफ से प्रत्याशी होगा। हालांकि उनको पार्टी अपना सिंबल नहीं देगी, लेकिन उनका समर्थन भारतीय जनता पार्टी करेगी। और जहां तक जिला पंचायत सदस्यों का सवाल है, या फिर ब्लॉक प्रमुख या जिला पंचायत अध्यक्ष का सवाल है, इनके लिए बीजेपी अपने पार्टी के सिंबल के साथ उनको चुनाव लड़ाएगी। और फिलहाल आज जो सूची जारी होगी, संभवतः देर रात तक जारी हो सकती है, जिसको लेकर अंतिम रूप देने की कोशिश बीजेपी प्रदेश कार्यालय में चल रही है। उसमें बीजेपी जो प्रथम और द्वितीय चरण के चुनाव हैं, इन दो चरणों के चुनावों की सूची ही जारी करेगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 4 चरणों में चुनाव होने हैं, तो 2 चरणों की सूची आज जारी हो सकती है, जिसको लेकर लगातार बीजेपी प्रदेश कार्यालय में मंथन जारी है। जी, एसके बने रहेगा, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो पंचायत चुनाव को एक तरह से लिटमस टेस्ट माना जा रहा है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में क्या नतीजे रहेंगे, इसका एक तरह से टेस्ट पंचायत चुनाव को भी माना जा रहा है। मंथन हो रहा है बैठक में प्रत्याशियों को लेकर। आगे बढ़ते हैं, मुख्तार अंसारी को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। जिस एम्बुलेंस से मुख्तार अंसारी को कोर्ट में, जिस एम्बुलेंस से पेशी हुई थी, उस कोर्ट में उस एम्बुलेंस को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। आपको बता दें, माफिया मुख्तार अंसारी को एम्बुलेंस ले जाने के मामले में एक नया मोड़ आया है। मुख्तार की सेवा में लगी एम्बुलेंस डॉक्टर अलका राय के नाम पर रजिस्टर्ड है। बाराबंकी में श्याम सेन एंड रिसर्च सेंटर के नाम से था अलका राय का अस्पताल। बाराबंकी के रफी नगर के पते पर अलका राय का निवास दिखाया गया है। करीब 5 साल पहले बंद हो चुका है डॉक्टर अलका राय का श्याम अस्पताल। दिसंबर 2013 में बाराबंकी आरटीओ से रजिस्टर्ड हुई थी एम्बुलेंस। बाराबंकी पुलिस प्रशासन के साथ खुफिया एजेंसी इस पूरे मामले की जांच में भी जुटी हुई है।
लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि मुख्तार के लिए बाराबंकी नंबर की एम्बुलेंस को किस तरह इस्तेमाल किया गया। क्या मुख्तार को वीआईपी ट्रीटमेंट देने में आला अधिकारियों भी कोई भूमिका निभा रहे हैं। एसके वाजपेयी लगातार हमारे साथ बने हुए। एसके, सबसे बड़ा जो अपडेट इस एम्बुलेंस को लेकर सामने आ रहा है, अलका राय के नाम से एम्बुलेंस रजिस्टर्ड थी, कई सारी एक के बाद एक इस मामले में अपडेट आता जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा हो रहा है कि आखिर उत्तर प्रदेश की एम्बुलेंस जिसमें बाराबंकी का नंबर प्लेट है वो पंजाब कैसे पहुंची। बिल्कुल ये बड़े सवाल हैं, क्योंकि जिस तरीके से हम देखें माफिया मुख्तार अंसारी की मोहाली कोर्ट में पेशी के दौरान पंजाब सरकार की तरफ से जो एम्बुलेंस प्रयोग की गई, जिसमें पुलिस उसको लेकर गई थी, वो एम्बुलेंस यूपी के बाराबंकी जिले से रजिस्टर्ड है। हालांकि जब हमने एआरटीओ से बात करने की कोशिश की तो उनका साफ तौर पर कहना था कि उनके यहाँ से ऐसी कोई एम्बुलेंस रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन फिर भी उत्तर प्रदेश परिवहन के ऐप पर इस एम्बुलेंस का डाटा जो उपलब्ध है, उस डाटा के हिसाब से ये उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले की है, जो कि अलका राय के हॉस्पिटल के नाम पर अंकित है, जिसको लेकर जो विधायक कृष्णानंद राय हैं, जिनकी हत्या के मामले में मुख्तार अंसारी आरोपी रह चुका है, और उनकी पत्नी अलका राय ने अपना बयान जारी किया है और न्यूज वन इंडिया पर भी उन्होंने बातचीत के दौरान बताया था कि ना तो उनका ऐसा कोई हॉस्पिटल रहा है और ना ही इस तरीके की कोई एम्बुलेंस उनकी है, और ना इस तरीके की किसी एम्बुलेंस को उन्होंने पंजाब भेजा है। तो निश्चित है कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर संदिग्ध स्थिति लगातार बनी हुई है, जिसको लेकर जिला प्रशासन साथ ही साथ में पुलिस और करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये एम्बुलेंस जो कि बाराबंकी नंबर वो कैसे पंजाब पहुंची। और तो सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा हो रहा है कि आखिर किस तरह बाराबंकी नंबर प्लेट की एम्बुलेंस जो है वो पंजाब पहुंची है। क्या आला अधिकारी भी इसमें शामिल है, क्योंकि अलका राय से जब न्यूज वन इंडिया ने बातचीत की थी तो सीधे तौर पर अलका राय ने इस बात का खंडन कर दिया था और उन्होंने कहा था कि मेरा अस्पताल मऊ में है, लेकिन बाराबंकी में मेरा किसी भी अस्पताल से कोई लेना देना नहीं और ना ही वो एम्बुलेंस मेरी है। आगे बढ़ते अगली अहम खबर प्रयागराज से आ रही है, जहां पर पुलिस कर्मियों पर हमला हुआ है। साथ ही ये भी जानकारी मिल रही है कि इस हमले में 3 पुलिसकर्मी घायल बताए जा रहे हैं। प्रयागराज से बड़ी खबर, पुलिस टीम पर हमला, इंस्पेक्टर समेत 3 पुलिसकर्मी घायल। गेहूं की फसल में आग लगी थी, फायर ब्रिगेड के देरी से पहुंचने से ग्रामीण नाराज हुए थे और इसी वजह से वो सारे ग्रामीण आक्रोशित हुए और उन्होंने पुलिस पर हमला बोला। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। नवाबगंज थाना क्षेत्र के सिंगापुर का ये मामला बताया जा रहा है। तो आपको बता दें प्रयागराज से अहम खबर आ रही है, जहां पर पुलिस कर्मियों पर हमला किया गया है। 3 पुलिसकर्मी घायल बताए जा रहे हैं, इंस्पेक्टर समेत। ये अहम तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। देखिए कि आज अलग अलग शहरों में आग की क्या तस्वीर देखने को मिली है, चाहे वो ग्रेटर नोएडा हो, सिद्धार्थ नगर हो, हाथरस हो, मेरठ हो, मऊ हो या फिर हमीरपुर हो। ग्रेटर नोएडा, सिद्धार्थ नगर और हाथरस में साफ देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि आग कितनी भीषण थी। लेकिन प्रयागराज में जिस तरह 3 इंस्पेक्टर समेत 3 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, कई सारे सवाल उस पर खड़े हो रहे हैं। ग्रामीण आक्रोशित हो गए थे और ग्रामीणों ने पुलिस पर हमला कर दिया था। तो घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। नवाबगंज थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। प्रयागराज से अहम खबर, प्रयागराज में पुलिस टीम पर हमला किया गया है। इंस्पेक्टर समेत 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। राज बहादुर हमारे संवाददाता प्रयागराज से हमारे साथ जुड़े हुए। राज, क्या जानकारी मिल पा रही है? बताया जा रहा है कि ग्रामीण आक्रोशित हो गए थे और उन्होंने पुलिस पर हमला बोल दिया। जैसे कि बता दें, नवाबगंज क्षेत्र के सूचना मिली थी 50 फसल में आग लगे हुए, जो कि मौके पर पुलिस पहुंची। ग्रामीणों ने आक्रोशित होकर काफी फसल जल गई थी, जो कि पहुंचे पुलिस का ग्रामीणों ने आक्रोशित होकर गाड़ी पलट दी और पथराव चालू कर दिया। तो काफी आक्रोशित ग्रामीणों ने उग्र होकर 50 बीघा फसल जलने से नाराज ग्रामीण और फायर ब्रिगेड की गाड़ी 1 घंटे लेट पहुंचने की वजह से एक पुलिस के ऊपर हमला हुआ, जिसमें नवाबगंज इंस्पेक्टर और 3 पुलिसकर्मी के सर में चोट आई है। तीनों लोगों को
अस्पताल में इलाज करा रहा है। जी शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो नवाबगंज थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां इंस्पेक्टर समेत 3 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। आगे बढ़ते अगली अहम खबर मुजफ्फरनगर से आ रही है, जहां पर पुलिस ने अवैध तमंचे फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। आपको जानकारी दे दें, यहां पर मुजफ्फरनगर से अहम खबर आ रही है। इस फैक्ट्री में से 7 तमंचे, 10 अधबने तमंचे और उपकरण बरामद किए गए हैं। अवैध फैक्ट्री में बंदूक और तमंचे बनते थे, ऑन डिमांड ये सब उपकरण बनाए जाते थे। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, एक अभी फरार बताया जा रहा है। अवैध हथियार 1500 रुपए में बनाकर 4000 रुपए में उसे बेचा करते थे। हथियार खरीदने वालों पर पुलिस अब कार्रवाई करेगी। बुढ़ाना कोतवाली क्षेत्र में अवैध फैक्ट्री चल रही थी, जिस पर पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। 7 तमंचे, 10 अधबने तमंचे और उपकरण भी बरामद किए गए हैं। तस्वीरें भी साथ ही साथ आपको दिखा रहे हैं। विगत कुछ दिनों से सूचना प्राप्त हो रही थी कि गन्ने के खेत में असलहे बनाए जा रहे हैं। इस सूचना पर बुढ़ाना पुलिस ने प्रभावी कार्यवाही करते हुए 7 बने हुए तमंचे, 10 अधबने हुए तमंचे, 10 कारतूस और भारी मात्रा में अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण बरामद किए हैं। एक अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई है, एक अभियुक्त मौके से फरार हो गया है, उसकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। इन अभियुक्तों से विस्तृत पूछताछ की जा रही है, जानकारी की जा रही है कि इन्होंने अब तक जो शस्त्र बनाए हैं वो किनको दिए हैं और उनको भी पकड़ने की और प्रभावी कार्रवाई कर। तो आपको बता दें कि फैक्ट्री से 7 तमंचे, 10 अधबने तमंचे और उपकरण बरामद किए गए हैं। अवैध फैक्ट्री में बंदूक और तमंचे ऑन डिमांड बना करते थे। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, एक अभी फरार बताया जा रहा है। आपको ये भी जानकारी दे दें कि अवैध हथियार 1500 रुपए में बनकर 4000 रुपए में बेचा करते थे। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे सचिन जौहरी का, हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए। सचिन, क्या जानकारी मिल पा रही है इस पूरे मामले में? तमंचे की अवैध फैक्ट्री को पुलिस ने भंडाफोड़ किया है, उसका क्या इनपुट मिल पा रहे हैं? बताया जा रहा है कि एक गिरफ्तार हो गया, एक अब भी फरार है। बिल्कुल, आपको बता दूं बुढ़ाना कोतवाली का ये जोला गांव है, जहां पर ये बड़ी सफलता बुढ़ाना पुलिस को हाथ लगी है। भारी मात्रा में बने और अधबने तमंचे पुलिस ने बरामद किए हैं। उपकरण जो जिनसे तमंचे बनाए जाते थे वो उपकरण बरामद किए हैं और एक जो तस्कर है, जो निर्माता है, फैक्ट्री चलाता था जमील, उसे गिरफ्तार किया है। अभी इस फैक्ट्री का एक और संचालक है और कुछ और अन्य लोग हैं जो इनके साथ जुड़े हुए थे। पुलिस उनकी गिरफ्तारी। पुलिस इस बात की जानकारी जुटाने में भी लगी हुई है कि ये लोग कहां पे सप्लाई करते थे, कौन कौन इनके साथ जुड़े हुए हैं। जी शुक्रिया सचिन जानकारी देने के लिए। तो पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, एक फरार बताया जा रहा है। 1500 रुपए में बनाकर 4000 रुपए में इसे बेचा करते थे। आगे बढ़ते अगली अहम खबर कानपुर से आ रही है, जहां पर एक बड़े ही छोटे से विवाद को लेकर 2 पक्षों में, 2 परिवारों में जमकर लाठी डंडे चले हैं। बताया जा रहा है कि आधा दर्जन से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। नशे की हालत में मोबाइल छीनने को लेकर खूनी संघर्ष हुआ। महाराजपुर थाना क्षेत्र के ग्राम सराय पोस्ट तिलशहरी का ये मामला बताया जा रहा है। तो देखिए किस तरह मामूली से विवाद को लेकर 2 परिवार में जमकर लाठी डंडे चले हैं। आधा दर्जन लोग गंभीर बताए जा रहे हैं। नशे की हालत में मोबाइल छीनने को लेकर ये खूनी संघर्ष हुआ था। तस्वीरें भी साथ ही साथ आपको दिखा रहे हैं, कानपुर की तस्वीरें। देखिए 2 परिवार किस तरह आमने सामने खड़े हैं और एक दूसरे पर लाठी डंडे बरसाते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। एक छोटी सी बात थी जिसको लेकर खूनी संघर्ष देखने को कानपुर में मिला है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे हमारे संवाददाता रमन गुप्ता का। रमन, क्या जानकारी मिल पा रही है? एक छोटे से मामूली से विवाद को लेकर इतना गहरा खूनी संघर्ष देखने को मिला है। बताया जा रहा है कि आधा दर्जन लोग इसमें घायल हो गए हैं। मैं आपको बताना कि पूरी घटना महाराजपुर स्थित ग्राम पोस्ट की है, जहां पर एक मामूली सी विवाद इतना बड़ा रूप ले लेता है कि एक गांव के रहने वाले 2 परिवार आपस में भिड़ जाते हैं, जो एक खूनी संघर्ष में बदल जाता है। जमकर ईंट पथराव होता है। कई लोगों के उसमें सर भी फटे हैं, कई महिलाएं भी चोटिल हैं। फिलहाल अभी उनको उपचार के लिए निजी अस्पताल में भेज दिया गया है। उस पूरे प्रकरण में मुकदमा भी लिख के पुलिस ने अभी एक आरोपी को पकड़ भी लिया है। फिलहाल अभी जांच जारी है
और लेकिन जिस तरह से एक छोटे से विवाद को इतना बड़ा रूप दिया गया, जिससे कि पूरा गांव दहशत के माहौल में है और अभी लगातार वहां पर पुलिस भी तैनात है और आरोपियों की पकड़ के लिए पुलिस जगह जगह छापेमारी भी कर रही है। कंचन, शुक्रिया रमन जानकारी के लिए। तो मामूली से विवाद को लेकर दो परिवार में जमकर लाठी डंडे चले हैं। आगे बढ़ते हैं, अगली अहम खबर फिरोजाबाद से आ रही है, जहां पर महिलाओं का एक्शन देखने को मिला है। मंचलों पर एक तरह से कार्रवाई की है, सबक सिखाया है महिलाओं ने युवक को बीच सड़क में जमकर पीटा है। अभद्र टिप्पणी कर रहा था युवक, सड़क पर पीटते मंचलों का वीडियो भी काफी वायरल हो रहा है। इस वक्त वो वीडियो भी आपको दिखा रहे हैं। उत्तर थाना क्षेत्र के जैन मंदिर चौराहे का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। महिलाओं ने मंचलों को किस तरह सबक सिखाया है, ये इन तस्वीरों में साफ तौर से देखा जा सकता है। देखिए, ये वीडियो भी काफी वायरल हो रहा है। महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी कर रहा था युवक। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे सौरभ उपाध्याय का, हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हुए। सौरभ, क्या जानकारी मिल पा रही है? जो वीडियो इस वक्त हम अपने दर्शकों को दिखा रहे थे, काफी वायरल भी हुआ है। इन मंचलों को सबक सिखाने का महिलाओं का ये तरीका देखने को मिला है। बिल्कुल, देखिए, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ है। पूरी घटना थाना उत्तर क्षेत्र के जैन मंदिर के समीप की बताई जा रही है। ये जो है अभद्र कमेंट कर रहा था, पपलियां कस रहा था और महिलाओं ने इसको पकड़ लिया और जमकर इसकी पिटाई की है। पिटाई का वीडियो किसी ने बना लिया, उसको वायरल कर दिया। मौके पर पुलिस भी पहुंच गई, इसको थाने साथ ले गई थी। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं महिलाओं के साथ छेड़छाड़ का और अभद्रता का ये मामला था, जिस पर इसकी जमकर पिटाई की। तो जमकर पिटाई की गई है। शुक्रिया सौरभ जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ते अगली अहम खबर अयोध्या से आ रही है, जहां जहरीली शराब में मौत के मामले की पुष्टि की गई है। अयोध्या डीएम ने ही इस मौत की पुष्टि की है। बड़ी खबर अयोध्या से आपको बता दें, जहरीली शराब से मौत का मामला सामने निकल कर आ रहा है। डीएम अनुज झा ने जहरीली शराब से मौत की पुष्टि भी की है। निवर्तमान प्रधान ने होली पर शराब बांटी थी और इसी शराब को लेकर ये पूरा मामला सामने आया था। इस जहरीली शराब से 2 की मौत हुई है। डीएम ने इसकी पुष्टि की है। साथ ही आपको बता दें कि 3 लोगों का इलाज चल रहा है। आज सुबह गांव डफरपुर मौजा के लोकपुर से ये खबर आई कि यहाँ पे शराब पीने के बाद स्वास्थ्य खराब होने से 2 लोगों की डेथ हुई। एक की डेथ कल बताई गई और एक की डेथ जो है आज सुबह जिला अस्पताल फैजाबाद अयोध्या से रेफ़र होकर लखनऊ जाते वक्त रास्ते में बताई गई। तो मैं और एसएसपी साहब यहाँ पे गांव में आए, बाकी भी पुलिस के सभी लोग, आबकारी के ऑफिसर्स और रेवेन्यू साइड के भी एसडीएम, तहसीलदार वगैरह सब लोग गांव में आए। जैसा कि अवगत है, कल एक व्यक्ति की मृत्यु ऐसा बताया गया कि शराब पीने से हुई है और आज एक दूसरे व्यक्ति की मृत्यु शराब पीने से होने की बात बताई गई है। संबंधित प्रकरण में मृतक परिवार के द्वारा तहरीर दी गई है। उस तहरीर पर तत्काल अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। जो भी अभी तक जानकारी प्राप्त हुई है उसमें ये बात सामने आ रही है कि निवर्तमान प्रधान के घर पर होली के दिन लोगों ने शराब पी थी और भोजन किया था। उसके बाद से नेक्स्ट डे तबीयत खराब होनी शुरू हुई थी। इसमें अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। जल्द ही दोषी की गिरफ्तारी तथा पूरा चेन इसमें की जानकारी की जा रही है, कहां कहां से ये मूवमेंट हुआ है और जो भी इसमें दोषी पाए जाएंगे उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई। आगे बढ़ते अगली अहम खबर प्रयागराज से आ रही है, जहां पर युवक की बेरहमी से पिटाई की गई है। इतनी बेरहमी से पिटाई की गई कि युवक की मौत हो गई है। परिजनों ने शव को बीच में सड़क पर रखकर हंगामा भी किया है। मौके पर पुलिस की टीम पहुंची, कई थानों की पुलिस वहां पर पहुंची। आपको बता दें कि आरोपियों की तलाश में दबिश दे रही है पुलिस। नवाबगंज थाना क्षेत्र के चौकी का ये मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर अयोध्या से, जहां प्रयागराज से, जहां लाठी डंडों से पीट कर युवक की हत्या की गई है और बेरहमी से हत्या की गई है। परिजनों ने हंगामा भी किया है। शव को सड़क पर रखकर परिजनों का हंगामा साफ तौर से देखा जा सकता है इन तस्वीरों में। प्रयागराज से अहम खबर आ रही है, जहां लाठी डंडों से पीट कर युवक की हत्या की गई है।
आगे बढ़ते हैं। अगली सनसनीखेज खबर लखीमपुर खीरी से आ रही है, जहां पर घर में घुसकर एक दंपत्ति की गोली मारकर हत्या की गई है। जानकारी दे दें आपको, डबल मर्डर की सूचना से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। प्रेम प्रसंग के चलते दंपत्ति की गोली मारकर हत्या की गई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। मोहम्मदी थाना क्षेत्र के इस्लामाबाद मोहल्ले का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। घटी कि मतलब हमारे पास हम लोग आ रहे थे रामलीलम से, तो फोन आया जिससे पड़ोस से कि जल्दी आओ, तो हम लोग भागते हुए मतलब तेज़ी से ऑटो लेके गए। तो हम खंबे पास पहुंचे अपने में, तो उनको तमंचे से मतलब गोली मारते हुए। ये थाना मोहम्मदी क्षेत्र अंतर्गत इस्लामाबाद मोहल्ले में रहने वाले श्री रामकृष्ण कुशवाहा और उनकी पत्नी श्रीमती गुड्डी को उन्हीं के पड़ोस में रहने वाले इंद्रपाल कुशवाहा द्वारा गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। अब तक की गई जांच से यह प्रकाश में आया है कि इंद्रपाल कुशवाहा और गुड्डी कुशवाहा के बीच घनिष्ठ संबंध थे और जो मृतक के जो परिवारीजन हैं उनके द्वारा कुछ लाभप्रद सूचनाएं हमें दी हैं, जिसके आधार पर हम जो एक्यूज्ड हैं इंद्रपाल, उनकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो इस डबल मर्डर से पूरे इलाके में लखीमपुर खीरी में सनसनी फैल गई है। इसी के साथ आज न्यूज़ रूम लाइव में मेरे साथ इतना ही। आगे देखिए महाराष्ट्र से जुड़ी अहम खबरें आज महाराष्ट्र में।